नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करवा रही हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रही हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रही हैं अपने पेपर में जो है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हम लोग नहीं हैं। ठीक है, बात करते हैं पेपर का नाम। तो पेपर नंबर 1 का नाम यहाँ पर बताया गया है, आधुनिक कालीन हिंदी काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन हिंदी काव्य का इतिहास, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य मतलब हिंदी लिटरेचर है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक कालीन हिंदी काव्य का इतिहास है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों के सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और आप उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि सर जी बोल रहे थे कि भैया सिलेबस जरूर चेक कर लेना, और आपने सिलेबस तो चेक नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जब आपके वहाँ पर पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक कालीन हिंदी काव्य का इतिहास होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ के क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो इसलिए सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न के ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे और उनका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग गेस कीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत समय दूंगा कि एक बार आप गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? जो हिंदी साहित्य था, इसको नए विषय की ओर जो है ले जाने का श्रेय कौन से लेखक को दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी प्रसाद जी, ठीक है, और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 में से एक पर सही लगाना है। ठीक है, चलिए बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखिए, नॉर्मली तो ये होता है कि जब किसी का नाम पूरा दिया जाए, जैसे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम पूरा दिया गया है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि आपका आंसर का नाम पूरा दिया जाए, किसी का नाम पूरा दिया जाए, तो वही आंसर सही होता है। लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, अक्सर करके ये आपका 90% यही होता है कि जब आपको कभी भी किसी का नाम पूरा देखने को मिले चारों ऑप्शन में, तो वही आपका आंसर सही होता है। लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद का नाम जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि इनमें भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है, आपको बताना है। मतलब कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और बताना है कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है। इसमें से पहला नाम आपका आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, दूसरा बी नंबर ऑप्शन आता है सरदार पूर्ण सिंह, सी नंबर ऑप्शन आता है मैथिली शरण गुप्त, और डी नंबर ऑप्शन आता है अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए कौन सा जवाब सही होगा। वैसे देखिए, यहाँ पर 2 लोगों के नाम, मतलब उनके जो पुकारने वाले नाम थे, संबोधित करने वाले नाम थे, या जो उपाधियां मिली थी, उपाधि के साथ 2 लोगों के नाम दिए गए हैं। पहला तो इनका प्रेमधन बता दिया गया है और दूसरा इनका हरिऔध बता दिया गया है। अब ऑप्शन ए या डी में से सही है, आप इतना अनुमान लगा सकते हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? आपका बद्री नारायण चौधरी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तुक्का ऐसे लगाया जाता है, थोड़ा बहुत गेस करना आप लोग सीखिए। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? मतलब पूछ रहे हैं जो भारतेंदु जी जो थे, उन्होंने कौन सा ऐसा नाटक था जिसमें उन्होंने अभिनय किया था, मतलब उन्होंने अपना किरदार एक किरदार निभाया था, कौन सा ऐसा नाटक था? ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है विद्या सुंदर नाम का नाटक था, जानकी मंगल था, नील देवी था, या फिर सती प्रताप था। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताइए कौन सा ऐसा नाटक था जिसमें भारतेंदु जी ने जो है अभिनय किया था।
क्या उन्होंने विद्या सुंदर ऑप्शन नंबर ए में अभिनय किया था, ऑप्शन नंबर बी जानकी मंगल में किया था, ऑप्शन नंबर सी नील देवी में किया था, या ऑप्शन नंबर डी सती प्रताप में किया था। ठीक है, इसमें कोई गेस नहीं चलेगा, इसका आंसर सही होगा जानकी मंगल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, हमारी उत्तम भारत देश, ठीक है, हमारी उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है। जो ये हमारी उत्तम भारत देश नाम की जो ये कविता लिखी गई है, यह किसकी कविता है। क्या यह राधा चरण गोस्वामी जी की है, ऑप्शन नंबर ए। क्या यह राधा कृष्ण दास जी की है, ऑप्शन नंबर बी। क्या यह बद्री नारायण चौधरी जी की है, ऑप्शन नंबर सी। या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु जी की है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पे भारतेंदु का नाम केवल शॉर्ट में दिया गया है, बाकी सभी के नाम अच्छे से दे दिए गए हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी जी। ठीक है, क्या राधा चरण गोस्वामी जी, बता सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है पूछ रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बालक हो जाएं, अगर आपका पेपर हो जाए तो आप अपना पेपर जो है, मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ 89480158 एंड 57। ठीक है, 8948015857, यह एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका पेपर हो जाए तो आप पेपर की फ़ोटो खींचकर सही से थोड़ा सा खींच के हमारे पास भेज दीजिएगा। मैं उस पेपर को सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको एक मोटा अनुमान लग जाएगा कि सर हमने कितना कर रखा है, कितने नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आप काम ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, जिनका भी पेपर हो जाए वो जरूर भेज दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, प्रश्न के बारे में पूछ रहा है, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक आप किसे मानते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह को मानते हो, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट को मानते हो, या ऑप्शन डी सितारे हिंद को मानते हो। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हिंदी आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन ए को माना जाता है, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह को माना जाता है, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है, या ऑप्शन डी सितारे हिंद को माना जाता है। ठीक है, बताना है आपको। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा हो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो सही जवाब है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ही जो है आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतेंदु जी के भारतेंदु जी के संपादकत्व, ठीक है, में कौन सी पत्रिका मिलती है। ठीक है, क्या हरीशचंद्र चंद्रिका मिलती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी हंस मिलती है, ऑप्शन सी सुधा, या ऑप्शन डी मित्र विलास। चार पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी इनमें से जिसका संपादन कौन करते थे, भारतेंदु जी करते थे। जी, वैसे भी आपको यहाँ पे अनुमान लग जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही है हरीशचंद्र चंद्रिका। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नवजागरण काल किस काल को माना जाता है। क्या आदिकाल को नवजागरण काल माना जाता है, मध्य काल को नवजागरण काल माना जाता है, भारतेंदु काल को नवजागरण काल, या फिर भक्ति काल को नवजागरण काल माना जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि नवजागरण काल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आदिकाल को, ऑप्शन बी मध्यकाल को, ऑप्शन सी भारतेंदु काल को, ऑप्शन डी भक्ति काल को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। ठीक है जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा हो कि भारतेंदु काल को मानते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं जो ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ये यूनिट वाइज लेकर के आया हूँ। ये अभी आपका यूनिट नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, कौन सा चल रहा है, यूनिट नंबर 1 चल रहा है। अब बात करें अगर यूनिट नंबर 1, ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 सभी का आएगा। ठीक है, वैसे ये आपका जो है आधुनिक काल भारतेंदु युग जिसे कहते हैं, इसी से जुड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग इससे जो है हो सकता है हमारे हिसाब से अगर मैं गेस करूँ तो लगभग मान के चलिए 35 या 40 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। वो 35-40 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो आपके यूनिट नंबर 1 से हैं। ऐसे यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 4 यूनिट में है, चारों यूनिट आपको बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, किसी में कम क्वेश्चन हैं, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर आपको थंबनेल में ही बता दिया है कि लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हैं। मैं प्रयास करूँगा कि इनको अच्छे से कवर कर सकूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि नील देवी की रचनाकार कौन है। नील देवी के रचनाकार कौन है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
नील देवी के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या फिर बी ऑप्शन श्रीनिवास दास जी हैं, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक जी हैं, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, बताइए कौन होंगे? नील देवी के रचनाकार कौन है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, इन्होंने ही नील देवी रचना लिखी थी। ठीक है, रचनाकार नील देवी के रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतेंदु का, अरे क्या पूछा है कि भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। भारतेंदु का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है? क्या अंधेरी नगरी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दुर्लभ बंधु है, ऑप्शन सी विवश्य विस्मोधसम है, या फिर ऑप्शन डी विधा सुंदर है। बताइए भारतेंदु जी का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है? जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विवश्य विस्मोद विस्मोस, हाँ विस्मौसधम। ठीक है, ये आप तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतेंदु ने किस नाटक में स्वच्छतावाद तत्वों को अपनाया हाँ अपनाया गया है? हाँ, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छतावाद तत्व को अपनाया गया है? आपको यहाँ पर बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए नील देवी में अपनाया गया है, ऑप्शन बी सती प्रथा में अपनाया गया है, ऑप्शन सी धनंजय विद्वान में, या ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी में? ठीक है, बताइए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, भारतेंदु जी का कौन सा ऐसा नाटक था जिसमें स्वच्छतावाद तत्व को क्या किया गया है? अपनाया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा हो नील देवी तो बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समय देता हूँ इसीलिए कि आप थोड़ा बहुत गेस कर सकें। ठीक है, क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ना पड़े। अगला प्रश्न पूछ रहा है कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं। कवि भारतेंदु कौन सा ऐसा नाटक यहाँ पे दिए गए हैं? कवि भारतेंदु के नाटक जो है उसके लेखक कौन है आपको यहाँ पर बताने हैं। क्या लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, या फिर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, या लक्ष्मी नारायण लाल जी ने, या फिर मोहन राकेश जी ने? देखिए लक्ष्मी नारायण दास जो है यहाँ पे 2 बार आ गया है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण दास, और यही आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें से दोनों में से ए या सी में से कोई भी आप लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा कि एक ही ऑप्शन 2 बार आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे केवल टाइप मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि सर अगर पेपर में आ जाए तो ऑप्शन ए लगाएं कि ऑप्शन सी लगाएं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप चाहे जिस पे लगाएंगे सभी को नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतेंदु का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या दुर्लभ बंधु ये ऐतिहासिक नाटक है, नील देवी ये ऐतिहासिक नाटक है, मुद्रा राक्षस ये ऐतिहासिक है, या भारत जननी ये ऐतिहासिक नाटक है? ठीक है, बताना है आपको भारतेंदु का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी है? जी, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न हैं और सभी को कवर करना है तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेल का टिकट खेल, ठीक है, रेल का बिकट खेल, रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है आपको यहाँ पर बताना है। शिवनंदन सहाय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी हरियोध, या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट? ठीक है, 4 नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, बताइए रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? जी, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा हो बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि इनका पूरा नाम दिया गया तो यहाँ पे सहाय का भी पूरा नाम दिया गया था, लेकिन सही डी नंबर ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि माधवी और रूप रत्न हुस्ना, ठीक है, क्या माधवी माधवी और रूप रत्न हुस्ना नगरी किस युग की कवयित्री हैं? आपको यहाँ पर बताना है। माधवी और रूप रत्न हुस्ना या फिर नगरी जिसे आप कहते हैं किस युग की कवयित्रियां हैं, ये आपको बताना है। क्या ये भारतेंदु युग की कवित्रियां हैं, या फिर ये द्विवेदी युग की कवित्रियां हैं, या फिर द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद की? देखिए फिर द्विवेदी युग 2 बार आ गया है। ठीक है, लेकिन इस बार द्विवेदी युग आपका बिल्कुल गलत होगा। चलिए मैं 2 ऑप्शन खत्म कर दे रहा हूं, अब आपको बताना है भारतेंदु या छाया।
वैसे आपको पता है कि सर यूनिट नंबर 1 चल रहा है, उसमें भारतेंदु युग की बात की जा रही, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ए नंबर ऑप्शन लग रहा है तो सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न का अगर आप जवाब दे देते हैं तो मैं मान जाता हूँ। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? आपको यहाँ पे बताना है। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक जी हैं, ऑप्शन बी भारतेंदु जी हैं, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र जी हैं, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बताइए, बताइए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर यूनिट नंबर 1 तो भारतेंदु जी से संबंधित है, तो भारतेंदु युग होगी, भारतेंदु जी होंगे। लेकिन यहाँ पर नाम तो पूरा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है, तो कौन होंगे आप ही बता दीजिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये आपके काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। ठीक है, इस तरीके से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, द्विवेदी युग के रचयिता जयशंकर प्रसाद की अतु अतुकांत अतुकांत रचना है। ठीक है, अतुकांत रचना कौन सी है? द्विवेदी युग के रचयिता द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना है। ठीक है, कौन सी ऐसी रचना है जिसको जयशंकर प्रसाद ने जो है द्विवेदी युग में रचित लिखा था? क्या उन्होंने कामायनी लिखा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेम पथिक लिखा था, ऑप्शन सी झरना लिखा था, या ऑप्शन डी लहर लिखा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, बताइए, द्विवेदी युग में जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सी ऐसी रचना जो है रचित की गई थी या लिखी गई थी? क्या उन्होंने ऑप्शन नंबर ए कामायनी लिखी थी, ऑप्शन बी प्रेम पथिक लिखी थी, ऑप्शन सी झरना, या ऑप्शन डी लहर लिखी थी? जी बिल्कुल, प्रेम पथिक आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी को, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? बताइए, किसको आधुनिक काल का जनक, ठीक है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आपको यहां पर बताना है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? मतलब भारतेंदु युग का इसके अलावा कौन सा नाम पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? क्या ऑप्शन नंबर ए सुधार काल कहेंगे, ऑप्शन बी पुनर्जागरण काल कहेंगे, ऑप्शन सी नौ उत्थान काल कहेंगे, या ऑप्शन डी आरंभ काल कहेंगे? बताइए, आप यहाँ पर भारतेंदु युग को और किस नाम से पुकारेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे पुनर्जागरण काल के नाम से हम पुकारेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरीके से समझिए रिवीजन हो रहा है, बस आपको पूरी क्लास देखते रहना है। अब आपको क्वेश्चन ये कहीं भी दिखाई पड़ेंगे तो आराम से आप टिक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? मतलब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतेंदु मंडल को लिखा है। ठीक है, चार नाम आपको दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं? सेकंड पेज पे चलते हैं। पहला बताया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय। चार नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? ठीक है, प्रश्न को कहो तो मैं एक बार फिर से पढ़ दूं, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है ये आपके लेखक हैं। ठीक है, इस तरीके से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? ठीक है, भारतेंदु जी का जो जीवन काल रहा है, मतलब कितने साल तक ये जीवित रहे हैं, ठीक है, इस धरती पर रहे हैं, आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो 30 वर्ष तक रहे हैं, 38 वर्ष तक रहे हैं, 40 या 35 वर्ष? कितने साल वो जिए हैं? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितने साल जिए हैं? 35 वर्ष वो जिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी कृति भारतेंदु को की नहीं है? निम्न में से कौन सी ऐसी कृति है? कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, कृतियाँ बताई गई हैं चार, इनमें से एक कृति जो है वो किसकी नहीं है? भारतेंदु जी की नहीं है। क्या भरत हरण जो है ये भारतेंदु जी की कृति है? नहीं है। या भरत दुर्दशा नहीं है, या अंधेरी नगरी नहीं है, या वैद की हिंसा व भवती? ठीक है, ये नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है भारतेंदु जी की कौन सी ऐसी कृति है जो नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? जी बिल्कुल,
अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो ऑप्शन नंबर ए भरत हरण जो है ये भारतेंदु जी की नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये भारतेंदु जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतेंदु ने अपने किस कृति में देसी राजाओं को राज सत्र या गधा कहा था? रासत्र, रासत्र या फिर गधा कहा था? रासत्र है कि रासन्न है? रासन्न होना चाहिए। चलिए बताइए, भारतेंदु जी की कौन सी ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने देसी राजा जो लोग हुआ करते थे उनको उन्होंने गधा के नाम से संबोधित किया था? क्या उन्होंने भरत दुर्दशा में की है, अंधेरी नगरी में की है, चंद्रावली में की है या नील देवी में की है? अभी आपको पता चला है कि भारतेंदु जी की भरत दुर्दशा जो है कविता ही नहीं है, तो भरत दशा, ओ भारत दशा, सॉरी भारत दुर्दशा नहीं, भारत हरण जो है वो भारतेंदु जी की नहीं है, भारत दुर्दशा उन्हीं की है। अब आपको बताना है तो कौन सी भरत दुर्दशा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु की प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति है जो भारतेंदु की नहीं है? क्या इसमें भक्ति भावना नहीं देखने को मिलता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी, वित्रात्मकता नहीं देखने को मिलती है। ऑप्शन डी, सिंगारिकता नहीं देखने को मिलती है। बताइए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय युग में कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो नहीं देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा हो, इत वृत्तात्मकता जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? स्त्री शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने जो है कौन सी पत्रिका निकाली थी, ये आपको बताना है। क्या उन्होंने बोधनी निकाली थी, सॉरी माल कह रहे हैं, बाल बोधनी निकाली थी, या हरीश चंद्रिका निकाली थी, या ब्राह्मण निकाली थी, या हिंदी प्रदीप निकाली थी? बताइए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल बोधनी। ठीक है, भारतेंदु जी ने जो है एक पत्रिका निकाली थी बाल बोधनी, जिसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए यह पत्रिका संचालित की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? ठीक है, भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा है आपको बताना है। मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कर्पूर मंजरी, या फिर ऑप्शन सी, विद्या सुंदर, या ऑप्शन डी, अंधेर नगरी? बताइए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा है। तो इनका मौलिक नाटक कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, अंधेर नगरी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी जो था ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा गया है? ठीक है, आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा गया है आपको यहाँ पर बताना है। क्या भारतेंदु जी को कहा गया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रेमधन जी को कहा गया है। ऑप्शन सी, राधा कृष्ण दासी को कहा गया है, या ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा गया है? अब आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा गया है? जी बिल्कुल, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु जी को कहा गया है। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? क्या यह रचना जो है भारतेंदु जी की है? ऑप्शन ए। या फिर प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक जी की है, या मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी? बताइए, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? आप सभी को पता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतेंदु जी की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? ठीक है, बताना है आपको कि भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है। क्या उन्होंने 60 काव्य कृतियों का सृजन किया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, 65 का किया है। ऑप्शन सी, 70 का, या ऑप्शन डी, 75 का किया है? बताइए, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? क्या उन्होंने 60 कृतियों का काव्य कृतियों का सृजन किया है, या 65 काव्य कृतियाँ, या फिर 70 काव्य कृतियाँ, या फिर 75 काव्य कृतियाँ? बताइए, कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 काव्य कृतियों का सृजन किया है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पैधन विदेश चलित जात हैं अतित्वारी। ठीक है,
अब ये लाइन आपको लिख करके दे दी गई है, इसमें पूछा भी नहीं गया है कि यह किसकी रचना है या किसकी किसकी पंक्ति है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यह राधा कृष्ण दास जी की पंक्ति है, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र जी की है, ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास जी की है, या ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है यह पंक्ति रची गई है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारतेंदु की कविता का की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जो भारतेंदु जी द्वारा कविताएं लिखी गई हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या देखने को मिलती है। क्या उसमें आपको प्राचीन और नवीन का समन्वय देखने को मिलता है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव देखने को मिलता है, ऑप्शन सी ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना ये आपको देखने को मिलती है, या ऑप्शन डी व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा की गई है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 4 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, बताइए। जी बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि भैया ऑप्शन ए सही होगा, इसमें प्राचीन और नवीन का समन्वय देखने को मिलता है, उन्होंने पुरानी बातें और नई बातें दोनों को मिलाकर साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से किसको दूसरा भारतेंदु कहा जाता है या द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। क्या प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर दिया गया है बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका दिया गया है बद्री नारायण चौधरी जी को कहा जाता है, या ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा बताना है। ठीक है, द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास आया था इसके लेखक कौन है। क्या लाला श्रीनिवास दास जी हैं, या फिर ऑप्शन बी श्रद्धा राम फुल्लौरी जी हैं, या ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, बताइए कौन है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास का लेखक कौन है। ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ऑप्शन बी श्रद्धा राम फुल्लौरी जी हैं, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी जी हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। क्या यह रचना भारतेंदु जी की है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राधा कृष्ण जी की है, ऑप्शन सी प्रेमधन जी की है, या ऑप्शन डी जगमोहन सिंह की है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि आनंद आनंद अरुणोदय अरुणोदय किसकी रचना है, आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा हो प्रेमधन जी की है तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रेमधन जी की ही रचना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। क्या भारतेंदु जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र जी ने, या ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास जी ने, या ऑप्शन नंबर डी नाथू राम शर्मा शंकर जी ने जो है लिखा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको बताना है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, कौन है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है। जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी थे इनको साहित्यिक प्रसिद्धि किस कारण से मिली है, इसका मूल आधार क्या रहा है। क्या बंगवासी जो है ऑप्शन नंबर ए यह मूल आधार रहा है, भरत मित्र ऑप्शन बी रहा है, ऑप्शन सी जोगीरो का संग्रह रहा है, या ऑप्शन डी शिव शंभू का चिंठा रहा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको यहाँ पर बताना है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं
साहित्यिक प्रसिद्धि अपनी कौन सी ऐसी रचना रही है जिसके आधार पर उन्हें साहित्यिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगा रहे हो, शिव शंभू की चिंठा का चिंठा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। शिव शंभू की चिंठा से ही उनको साहित्यिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नौ भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? नौ भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? क्या ऑप्शन ए प्रेमधन जी हैं, ऑप्शन बी भारतेंदु जी हैं, ऑप्शन सी नाभादास जी हैं, या ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी जी हैं? बताइए, नौ भक्तमाल के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा हो कि ऑप्शन नंबर डी राधाचरण गोस्वामी जी हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, राधाचरण गोस्वामी जी ही हैं। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जपो निरंतर एक जबान हिंदू 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 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी युक्ति है? जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बहुत फेमस पंक्ति थी। यह आपको बताना है कि यह पंक्ति किसने लिखी थी। क्या इसे भारतेंदु जी ने लिखी थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्रा जी ने लिखी थी, या ऑप्शन सी श्रीधर पाठक जी ने, या मैथिली शरण गुप्त जी ने, ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसकी पंक्ति है, आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ रहा हो, बी नंबर आ रहा हो कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी है, तो बहुत सही जवाब है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? किसकी उत्तर है मीन्स रचना हो सकती है, हमारो उत्तम भारत देश। ठीक है। क्या यह राधा चरण गोस्वामी जी की है, ऑप्शन ए, या फिर राधा कृष्ण दास जी की है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त जी की है, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? चलिए, दो जगह पे राधा राधा आया है, तो यानी इन्हीं में से दो ऑप्शन होगा। अब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी की उत्तर है। ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? क्या यह रचना बद्री नारायण चौधरी ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्रा जी की है, ऑप्शन नंबर सी जगमोहन सिंह जी की है, या ऑप्शन नंबर डी शाह ललित किशोरी जी की है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है। जी बिल्कुल, अगर आपको जगमोहन सिंह नाम याद आ रहा हो तो बिल्कुल सही जवाब है, जगमोहन सिंह जी की ही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित थे? हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित थे, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित थे, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास जी से संबंधित थे, या ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास जी से संबंधित थे? ठीक है, बताइए, हिंदी प्रदीप अखबार जो है वह किससे संबंधित था? क्या ऑप्शन नंबर ए से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी से संबंधित था? आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। चलिए, बताइए, फटाफट बताते रहिए, जवाब देते रहिए, बिल्कुल भी मुस्कुराइए मत, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट जी की जो है इस अखबार को संपादित करते थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आचार्य महा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद जो हैं, उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की थी? क्या उन्होंने हंस नाम की पत्रिका संपादित की थी, ऑप्शन ए, या ब्राह्मण नाम की पत्रिका, ऑप्शन बी, या फिर इंदू नाम की पत्रिका, ऑप्शन सी, या फिर सरस्वती नाम की पत्रिका, ऑप्शन डी? चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे? ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? क्या आधुनिक गद्य का जगत जनक जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, या श्याम सुंदर दास जी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है आधुनिक गद्य का जनक? चार ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
सही जवाब हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है आधुनिक गद्य का जनक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये कौन से युग के लेखक हैं। क्या ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, या फिर द्विवेदी युग के लेखक हैं, या शुक्ल युग के, या आधुनिक युग के। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कुछ मैचिंग मैचिंग लग रहा है, पिंक पिंक। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के ये क्या है लेखक हैं, कौन, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। क्या मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक जो है राहुल संकृत्यान जी हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आज्ञा जी हैं। ऑप्शन सी अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, या ऑप्शन डी राम कृष्णदास जी हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। जब कभी भी यात्रा वात्रा से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाए ऐसे घुमाऊ टाइप के, ठीक है, वृत्तांत हो, यात्रा वृत्तांत हो, तो वो अक्सर राहुल संकृत्यान के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपका राहुल संकृत्यान वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यान, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी राजकुमार वर्मा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाम के पीछे द्विवेदी आता नहीं है, राजकुमार वर्मा के नाम के पीछे द्विवेदी आता नहीं है। अब दो ही बचे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है या फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ, यही आपको यहाँ पर बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतेंदु युग के लेखक कौन है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है आपको यहाँ पर बताना है। क्या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राहुल संकृत्यान जी हैं। ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर ऑप्शन डी जितेंद्र कुमार जी हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु युग के लेखक कौन है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ ले कि नगरी प्रचारणी सभा की संस्थापना किसने की थी। स्थापना जो है किसने की थी, नगरी प्रचारणी जो सभा हुई थी उसकी स्थापना किसने की थी। क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। ऑप्शन डी बाल मुकुंद जी गुप्त जी ने की थी, या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास जी ने की थी। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। नगरी प्रचारणी सभा के स्थापना किसने की थी। जी बिल्कुल सही जवाब, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी ने जो है नगरी प्रचारणी की स्थापना की थी। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। नगरी नगरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये पूछ लेता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आधे अधूरे के लेखक कौन है। आधे अधूरे के लेखक कौन है। क्या मोहन राकेश हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई जी हैं। ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या ऑप्शन डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है कि आधे अधूरे के लेखक कौन है। बताइए आधे अधूरे के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन डी कन्हैया लाल मिश्र। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेखक। अच्छा पूछ ले अगर वीर गाथा काल के कवि कौन थे, आपको यहाँ पर वीर गाथा काल कवि के लेखक पूछ ले, चार ऑप्शन आपको दे दे, जैसे रामकृष्ण दास दे दे, श्याम सुंदर दास दे दे, सदा सुखलाल नाम दे दे, चंद्र बरदाई नाम दे दे, तो इसमें से कौन से नाम आप प्रेफर करेंगे वीर गाथा काल के नाम के लिए, कवि के तौर पे, वीर गाथा कवि के तौर वीर गाथा काल के कवि के तौर पे किस नाम को आप प्रेफर करेंगे। क्या श्याम सुंदर दास जी को कहेंगे, या फिर रामकृष्ण दास को, या फिर एक नाम क्या बताए थे, सदा सुखलाल, हाँ शायद सदा सुखलाल जी को, या फिर चंद्र बरदाई जी को। बताइए कौन सा नाम आप प्रेफर करेंगे।
जी बिल्कुल सही है, चंद्र बरदाई जी को जो है आप प्रेफर कीजिएगा वीर गाथा काल कवि के नाम के तौर पे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष के भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। मतलब बोल रहे हैं कौन सी ऐसी पत्रिका प्रकाशन वर्ष था, कौन सी ऐसी पत्रिका प्रकाशन वर्ष था जिसमें भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है, कि कौन सी ऐसी पत्रिका संपादित हुई थी या प्रकाशित हुई थी जिस वर्ष भारतेंदु युग की समाप्ति भी मानी जाती है। क्या साहित्य संदेश पत्रिका संपादित हुई थी उस वर्ष को माना जाता है, या फिर सरस्वती पत्रिका संपादित हुई थी या फिर उस वर्ष को, या आनंद कंदबनी सॉरी कदम्बनी, या फिर नगरी पचारणी पत्रिका। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष के भारतीय की समाप्ति का सूचक माना जाता है। बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका जिस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन में आई थी, उसी वर्ष जो है आपका कौन सा भारतीय युग समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो हिंदी भाषा है, ठीक है, खड़ी बोली जो हिंदी है इसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आप किसे देंगे। क्या आप ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक जी को देंगे, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी को, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय को, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। क्या 1901 में बने थे, या 1902, 1903 या फिर 1904 में बने थे। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा वर्ष सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1903 में ये बने थे। कब बने थे, 1903 में ये बने थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्विवेदी उत्थान किसने कहा है। द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्विवेदी उत्थान किसने कहा है। क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है, ऑप्शन सी मिश्र बंधु जी ने कहा है, या फिर ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्विवेदी उत्थान किसने कहा है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, या फिर ऑप्शन डी सही होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी ने ही जो है द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्विवेदी उत्थान नहीं द्वितीय उत्थान, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई, यहाँ पे ये द्वितीय स्थान लिखा गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी में पढ़ाओ तो यही सब होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। क्या सरहप्पा जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पुष्प या पुंड जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी भारतेंदु हरीशचंद्र जी को कहा जाता है, या ऑप्शन डी श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की नहीं है। मतलब चार रचना आपको यहाँ पर बताई गई हैं, चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की नहीं है। ऑप्शन ए रस का लस, क्या ये रचना जो है इनकी नहीं है, हरियोध जी की नहीं है, या आपके चुभते पौधते चौपदे, चुभते चौपदे पौधते कह रहे हैं देखिए बी नंबर ऑप्शन, या फिर ऑप्शन सी मृत्युंजय, या फिर ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। बताइए चार जो है रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की नहीं है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, रस कलश जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रस कलश जो रचना है ये आपकी हरियोध जी की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना है
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना कौन सी है? क्या उन्होंने उनकी पहली रचना जो है ऑप्शन नंबर ए प्रिय प्रवास है, ऑप्शन नंबर बी वैदेही वनवास है, ऑप्शन सी कृष्ण शतक है, या ऑप्शन डी रस कलश है? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पहली रचना कौन सी है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। फटाफट जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण शतक जो है, यह इनकी पहली रचना थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास, यह कितने सर्गों में बांटा गया है आपको यहाँ पर बताना है। क्या यह 17 सर्गों में बांटा गया है, या 15 सर्गों में, या फिर 11 सर्गों में, या फिर 7 सर्गों में? बताइए कितने सर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 17 सर्गों में जो है बांटा गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। कविता कामायनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधारक सुधाकार। ठीक है, कविता कामायनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकार उपाधियों से सम्मानित कवि कौन से हैं आपको यहाँ पर बताना है। इतनी उपाधियाँ किसको दी गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को दी गई थी, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर जी को दी गई हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी को दी गई हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी को दी गई हैं? आपको बताना है। बताइए किसको इतनी उपाधियां दी गई हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाथूराम शर्मा जी को जो है क्या की गई है, नाथूराम शर्मा जी को इतनी उपाधियां दी गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी गोविंद रत्नमाला जिसे जीवनी कहते हैं किसकी रचना है, आपको यहाँ पर बताना है। हिंदी गोविंद रत्नमाला जीवनी किसकी रचना है आपको बताना है। क्या यह रचना ऑप्शन नंबर ए राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास की है, ऑप्शन नंबर सी नाथूराम शर्मा शंकर की है, या ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला जीवनी किसकी रचना है? तो यह है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की, यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण की यट कृति जो कुंडलिया छंद में है क्या है? बताइए। बसंत वियोग है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राम रावण विरोध है, या ऑप्शन नंबर डी स्वदेश कुंडल है? चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए राय देवी प्रसाद पूर्ण की यट कृति जो कुंडलिया छंद में है कौन सी है? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा स्वदेश कुंडल जो है यह किसमें है? छंद में है। ठीक है, क्या है? छंद में है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? क्या उजड़ ग्राम ये आपकी ब्रजभाषा में है, एकांतवासी योगी जो है ये ब्रजभाषा में है, श्रांत पथिक या फिर उपयुक्त सभी, ये सभी ब्रजभाषा में हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताने हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उजड़ ग्राम जो है यह श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में लिखी गई रचना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्रीधर पाठक की कौन सी रहस्यवादी कविता है, बताना है कौन सी ऐसी कविता है जो रहस्यवादी है। ऑप्शन ए सांध्य उठन उठन सांध्य उठन, ऑप्शन बी सुसंदेश, या फिर ऑप्शन सी कश्मीर सुषमा, या फिर ऑप्शन डी भरत गीत। ठीक है, श्रीधर पाठक की कौन सी ऐसी कविता है जो रहस्यवादी कविता है, कौन सी है? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुसंदेश जो है यह रहस्यवादी कविता रही है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग और जो द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है, कड़ी का कवि जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? क्या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी को कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी जी, या ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से बताने हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का
कवि किसे कहा जाता है? जी, ऑप्शन नंबर डी अगर आपके समझ में आ रहा हो कि सर जी बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, बाल मुकुंद गुप्त जी को ही कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? आपको यहां पर बताना है। बताना नहीं, बता दिया गया है। कौन सी कृति है? स्वप्न। सीधा टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधा टिक लगा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? द्विवेदी युग का कौन सा ऐसा कवि था जिसको राज्यसभा का जो है सदस्य माना गया, नियुक्त किया गया था? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो है राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी को, या फिर श्रीधर पाठक जी को, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी को? बताइए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी लग रहा हो मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है। क्या मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना भरत भारती है, या फिर ऑप्शन बी रंग में भंग है, ऑप्शन सी साकेत है, या ऑप्शन नंबर डी यशोदाधर है? आपको यहाँ यशोदाधरा है या फिर यशोधरा है, या आपको बताना है यशोधा। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम, थोड़ी देर और पढ़ाएंगे। जैसे 1 घंटे पूरे होते हैं इस क्लास को रोक दिया जाएगा, इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, वो भी 1 घंटे की क्लास होगी। मैंने सोचा था कि लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन मूड गर्मी के कारण ख़राब हो रहा है और पढ़ना कुछ और पढ़ कुछ और रहे हैं, तो इसलिए जो है क्लास को यहीं पर रोकेंगे। 1 घंटा लगभग पूर्ण कर लें, 10-5 क्वेश्चन जो और खींच पा रहे हैं खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, प्रश्न अच्छा है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? जी बिल्कुल सही है, भरत भारती अगर आपको लग रहा हो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की लोक प्रथा का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त की जो लोक प्रथा है इसका मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? क्या पहला ऑप्शन नंबर ए भारत भारती है, ऑप्शन बी साकेत है, ऑप्शन सी यशोधरा है, या ऑप्शन डी पंचवटी है? चार नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जिसको लोक प्रथा का मूलाधार ग्रंथ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपको लग रहा हो कि भरत भारती को कहा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भरत भारती का प्रकाशन वर्ष है, किस वर्ष में भरत भारती जो है प्रकाशित हुई थी? तो आप लिखेंगे 1912 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर किसका प्रभाव है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काव्य लिख दिए हैं, काव्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? काव्य। मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर किसका प्रभाव है? क्या लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर ए इनका प्रभाव है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर सी महर्षि अरविंद जी का है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? देखिए नन ऑफ दिस बहुत रेयर केस में ऑप्शन सही होता है, तो जब भी आपको नन ऑफ दिस अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं देखने को मिले तो इसको पहले काट दिया कीजिए, ठीक है। अगर आप कंफर्म हो तभी इस पे लगाइएगा, नहीं तो कभी मत लगाइएगा। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर जो है किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो महर्षि अरविंद जी का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है साकेत में कितने सर्ग हैं? आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन ए 10 सर्ग हैं, ऑप्शन बी 12 सर्ग, ऑप्शन सी 11 सर्ग, या ऑप्शन डी 15 सर्ग हैं? बताइए साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सर्ग हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घटित करने वाला काव्य ग्रंथ है, ठीक है। बौद्धकालीन जो संस्कृति था उसको उद्घटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर ए अनध है, ऑप्शन नंबर बी बिकर भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी वृत्त संहार है, ऑप्शन नंबर डी झंकार है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आप सही जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए
अनघ, ठीक है, अनघ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य को हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कहा गया है? मैथिली शरण की कौन सी ऐसी काव्य थी जिसको हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, स्वच्छ दर्पण कहा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए जय भारत को कहा गया है, ऑप्शन बी साकेत को कहा गया है, ऑप्शन सी यशोधरा को कहा गया है, ऑप्शन डी विष्णु प्रिया को कहा गया है। बताइए कौन सा ऐसा काव्य था मैथिली शरण गुप्त का जिसको जिसको हिंदू हिंदू संस्कृति का क्या कहा गया है, स्वच्छ दर्पण कहा गया है? बताइए। तो आप सही लिखेंगे जय भारत, ठीक है, हिंदू संस्कृति भारत, ये आप ऐसे मैच कर सकते थे, तुक्का लगाते तो लग जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपन्यास से किया है? ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियां जो थी उनका अनुवाद जो है मैथिली शरण गुप्त ने किस उपन्यास से किया है? बताइए कौन सा ऐसा उपन्यास था जिससे किया है? ऑप्शन नंबर ए कलाधर, ऑप्शन बी मधुप, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी जली। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सी ऐसी कृति थी जिसका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन की कृतियों का जो है अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपन्यास से किया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, मधुप से किया है, यह आप बता दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत अतुकांत रचना कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है अतुकांत रचना कौन सी बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए द्वापर है, ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रिया है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यशोधरा है, ऑप्शन नंबर डी मेघना मेघनाथ वध है, मेघनाथ वध है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? तो आप लिखेंगे कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी यशोधरा है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है? अभी कुछ देर पहले ही इस प्रश्न के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था और बात किया था कि इतनी उपाधियां किसको मिली हैं, इतनी उपाधियां किसको मिली हैं। भारतेंदु प्रगेंदु का नाम भी वहां पर था। पहला ऑप्शन नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रेमधन, ऑप्शन नंबर डी राम नरेश त्रिपाठी। सही जवाब हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जिसको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया है। क्या मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया, श्रीधर पाठक को, या प्रताप नारायण मिश्र को, या सोहन लाल द्विवेदी जी को जो है राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया है या उपाधि दी गई है? आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। कौन सा सही हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जो है इन्हीं को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? मतलब बोल रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को तो राष्ट्र कवि कहा गया, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सी ऐसी रचना थी जिसके आधार पर इनको राष्ट्र कवि कहा गया था? अब आपको ये बताना है। क्या इनको विवट भट्ट के नाम पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, किसान के नाम पर दी गई थी, भरत भारती के नाम पर, या पंचवटी के नाम पर? बताइए कौन सी ऐसी इनकी कृति थी या कौन सी ऐसी इनकी रचना थी जिसके आधार पर इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया था? बताइए। जी सही जवाब हो जाएगा भरत भारती। नाम से ही पता चलता है कि इसी के आधार पर जो है इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, अभी बहुत बाकी है प्रश्न, 150 प्रश्न करवाने थे। मेरे हिसाब से अभी 50 60 70 हो गए होंगे, 60 70 क्वेश्चन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ हाँ, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन किस वर्ष कौन सा है? प्रिय प्रवास जो काव्य है वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन बी 1921,
या 1914 या फिर 1922। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1922 में जो है प्रिय प्रवास जो काव्य है यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के बारे में। यही पीडीएफ यही पेज पढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ये 2 क्वेश्चन जो बच्चे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कमेंट करना होगा कि सर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आइए, तो ही मैं लेकर के आऊँगा, नहीं तो इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। आपको ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट वगैरह करते ही नहीं, लाइक करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, मज़ा नहीं आता है। इतनी 1-1 घंटे की वीडियो बना डालें, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? आपको यहाँ पर बताना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? क्या उन्होंने खड़ी बोली की प्रथम रचना श्रांत पथिक को माना है? ऑप्शन नंबर बी एकांतवासी योगी को माना है? ऑप्शन सी कामायनी को माना है? ऑप्शन डी प्रिय प्रवास को माना है? बताइए किसको माना है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा एकांतवासी योगी को जो है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। नकुल महाकाव्य के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए निराला जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिया राम शरण गुप्त जी हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक जी हैं, या फिर ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है, ये बताना है। जी ऑप्शन नंबर डी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर कितने 8 पेज कवर किए हैं और टोटल 16 पेज है, मतलब अभी 8 पेज और बाकी है। 8 पेज क्यों, 7 ही पेज किए हैं, एक पे तो थंबनेल था। ठीक है, एक में थंबनेल था, हम लोगों ने केवल 7 पेज कवर किए हैं और अभी 8 पेज बाकी हैं। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना होगा कि सर जी वीडियो लेकर के आइए। अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।